पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का ये जो अब खबर आई है कि वहां पे ग्वादर पोर्ट में एक 1000 मीटर लंबा स्पेशल डॉकिंग बर्थ बनेगा सऊदी अरेबिया के लिए। ये वाकई में जी, चिंता की बात है। आपने सही कहा कि भारत और सऊदी अरेबिया के दशकों से अच्छे संबंध हैं। जी। लेकिन अगर सऊदी अरेबिया की मंशा सही होती तो वो पाकिस्तान के साथ रक्षा समझौता क्यों करता? पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया की सैनिक नजदीकियां बढ़ रही हैं। जिस तरह से सऊदी अरेबिया और चीन तो बिल्कुल एक अटूट रिश्ते में जुड़ चुके हैं, ये पूरी चीज एक साफ दिखाता है कि इसके पीछे पूरी जो प्लानिंग है वो चीन की है। नमस्ते, मैं हवजात शेख राजा और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन पर आपने एक खबर देखी होगी जिसमें कि जिक्र किया गया है कि जो ग्वादर पोर्ट है, पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह है, जिसे कि चीन ने सीपीएसी जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसके तहत बनवाया था, उसमें अब सऊदी अरब की एंट्री होने वाली है। ऐसी रिपोर्ट है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में एक सीक्रेट समझौता किया गया है, जिसके तहत सऊदी अरब जो है वो ग्वादर पोर्ट में निवेश करेगा। इसके तहत सऊदी अरब को स्पेशल प्रेफरेंस मिलेगा। ग्वादर पोर्ट में 1000 मीटर का एक टर्मिनल बनाया जाएगा जो कि सऊदी अरब के लिए डेडिकेटेड होगा। बात अगर सिर्फ लॉजिस्टिक हब बनाने तक या कमर्शियल मामलों तक सीमित रहता तो शायद कोई खास चिंता की बात नहीं थी, लेकिन इसमें कहीं न कहीं एक मिलिट्री एंगल है। ऐसी आशंका है कि इसे एक मिलिट्री बेस के तौर पर, नेवल बेस के तौर पर भविष्य में डेवलप करने की योजना है। और जब ऐसी कोई योजना है तो ज़ाहिर-सी बात है भारत के लिए एक सुरक्षा कंसर्न होता है। क्या सुरक्षा कंसर्न है? सऊदी अरब आखिर इस क्षेत्र में एक मिलिट्री बेस की तरफ क्यों जा रहा है? इंडो पैसिफिक में सऊदी अरब की क्या सोच है? अरब सागर से आगे बढ़ते हुए क्या सऊदी अरब हिंद महासागर में पैठ बनाना चाहते हैं? इन तमाम सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड जे.एस. सोढी सर। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है काफ़ी कम वक़्त पे हमें समय देने के लिए। जय हिंद अभिजात जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके चैनल पर हूं। जी सर, सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि जो आपने एक रिपोर्ट देखी होगी जो सऊदी अरब और पाकिस्तान को लेकर के है कि अरब सागर में ग्वादर पोर्ट पे ये लोग एक हब बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें कि सऊदी अरब का इन्वेस्टमेंट होगा। अभी तक ग्वादर को चाइना ने बनाया था। सऊदी की एंट्री को आप कैसे देख रहे हैं सर? अभिजा जी, इसी साल 17 सितंबर को पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने एक रक्षा समझौता पे जी, हस्ताक्षर किए थे, जहां पे एक क्लॉज साफ कहता है कि यदि पाकिस्तान या सऊदी अरेबिया पे कोई सैनिक हमला होगा तो जी, उसे दोनों देशों पे सैनिक हमला माना जाएगा और दूसरा देश पहले देश की मदद के लिए आएगा। अब हमें पता है कि जब सितंबर 2013 को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पहली बार बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का ऐलान किया था, जब जी, सितंबर 13 में उन्होंने रोड का ऐलान किया था और अक्टूबर 2013 में उन्होंने समुद्र के रास्ते का सीएन बेल्ट एंड रोड अनाउंस किया था। तब जी, से लेके आज तक चीन ने कभी नहीं कहा है कि जो भी वो बेल्ट रोड इनिशिएटिव में इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है वो किसी सैनिक मकसद के लिए है। लेकिन हम सारे जानते हैं कि उसका ड्यूअल यूज होता है, यानी उसका दोहरा इस्तेमाल हो सकता जी, है। एक जब शांति हो तब नॉर्मल ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए, और दूसरा लड़ाई के वक्त इसे युद्ध के नजरिए से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब जी, जहां तक ये पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का ये जो अब खबर आई है कि वहां पे ग्वादर पोर्ट में एक 1000 मीटर लंबा स्पेशल डॉकिंग बर्थ बनेगा सऊदी अरेबिया के लिए, ये वाकई में जी, चिंता की बात है। चिंता की बात इसलिए अभिजाजी क्योंकि ये उस बैकड्रॉप में है जहां पे 3 महीने पहले ही दोनों देशों ने एक रक्षा समझौता पे हस्ताक्षर किया है। तो ये जो पूरी जी, प्रक्रिया है सिर्फ ये व्यापार या ये तेल तक सीमित नहीं है, इसमें एक सैनिक एंगल है। अब सऊदी जी, अरेबिया की जो एंट्री हो रही है, वो एंट्री का एक और कारण क्या है कि सऊदी अरेबिया और चीन के बहुत अच्छे संबंध हैं। हम सारे जी, जानते हैं कि अगले 8 से 10 साल तक, जब तक शी जिनपिंग कार्यकाल में रहेंगे चीन के राष्ट्रपति के तौर पे, क्योंकि उनकी उम्र के लिहाज से उनके पास 8 से 10 साल का समय है जब वो सत्ता में रह सकते हैं। इन्होंने जी, 8 से 10 साल में 3 युद्ध करने हैं। पहला युद्ध ताइवान जी, के लिए, दूसरा युद्ध जी, स्पार्टन आइलैंड्स के लिए और तीसरा युद्ध टू फ्रंट वॉर पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत पे। अब जो 2 पहले युद्ध होंगे स्पार्टन आइलैंड्स के लिए और ताइवान के लिए,
उस वक़्त चीन को पाकिस्तान की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर अमेरिकी नौसेना ने मलक्का स्ट्रेट बंद कर दी, जिससे 80% चीन का व्यापार होता है, तो उसके लिए जो दूसरा अल्टरनेटिव रूट होगा वो सीपैक होगा, या जिंगजियांग ग्वादर का वो जो रोड है वो होगी। और जी, इसके साथ-साथ जिस तरह से अब पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया की सैनिक नजदीकियां बढ़ रही हैं, जिस तरह से सऊदी अरेबिया और चीन तो बिल्कुल एक अटूट रिश्ते में जुड़ चुके हैं, ये पूरी चीज एक साफ दिखाता है कि इसके पीछे पूरी जो प्लानिंग है वो चीन की है। चीन बेशक खुले तौर पे सामने नहीं आ रहा है, लेकिन सब कुछ बीजिंग से कंट्रोल हो रहा है, क्योंकि हम सारे जानते हैं पाकिस्तान में अगर एक मच्छर भी उड़ता है तो वो बीच जी। परमिशन के बगैर नहीं उड़ता है। तो ये वाकई में चिंताजनक डेवलपमेंट है भारत के नजरिए से। सर मुझे एक चीज़ समझना है आपसे कि सऊदी अरब के भारत के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। डू यू थिंक कि सऊदी अरब इस तरह के किसी कॉन्फ्लिक्ट में फँसना चाहेगा भारत को लेते हुए? अभिजा जी, आपने सही कहा कि भारत और सऊदी अरेबिया के दशकों से अच्छे संबंध हैं। जी, लेकिन अगर सऊदी अरेबिया की मंशा सही होती, तो वो पाकिस्तान के साथ रक्षा समझौता क्यों करता? जी, जबकि पूरी दुनिया जानती है सऊदी अरेबिया को मिला के कि जी, भारत का अगर नंबर एक दुश्मन है तो वो पाकिस्तान है। जी, तो सऊदी अरेबिया को अगर ये चीज ध्यान में होती, वो कभी पाकिस्तान के साथ एक रक्षा समझौता नहीं करता। बनस्पत वो भारत के साथ एक रक्षा समझौता करता। भारत की सेना विशाल भी है, ताकतवर भी है, बनस्पत पाकिस्तान के। लेकिन जो ये रक्षा सौदा हुआ है, जैसे मैंने कहा, इसके जी, पीछे जो पूरी तार है वो चीन हिला रहा है, क्योंकि आज की तारीख में जितने अरब मुल्क हैं, जितने मुस्लिम देश हैं, वो पूरी तरह से चीन के गिरफ्त में हैं। क्योंकि मैं ये चीज़ दर्शकों को बताना चाहूँगा, अब जितने ये अरब देश हैं या मुस्लिम देश हैं, जी, इनको लगने लगा है कि अमेरिका ने आज तक उनका फ़ायदा उठाया, उन्हें बाँट के। लेकिन जी, चीन उन्हें बाँट नहीं रहा, उनको एकत्रित रख रहा है। और हमने देखा कैसे 2 साल पहले चीन ने सऊदी अरेबिया और ईरान की 6 साल की दुश्मनी खत्म करे, दोनों के बीच में कूटनीतिक संबंध बिल्कुल। दोबारा शुरू करा दिए। तो आज की तारीख में चाहे सऊदी अरेबिया हो, चाहे ईरान हो, चाहे कोई और दूसरा अरब या मुस्लिम देश हो, वो पूरी तरह से वही करेंगे जो चीन चाहेगा। जी। सर इससे पाकिस्तान को कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा? सऊदी अरब अगर ग्वादर पे आता है, ज़ाहिर-सी बात है अगर सऊदी अरब का इन्वेस्टमेंट होता है, सऊदी अरब का लॉजिस्टिक सपोर्ट बनता है या फिर वो तेल जो अपना उसका पेट्रोलियम पदार्थ बेचने का जो उसका रूट है, अगर ये आता है तो पाकिस्तान के लिए कितना फ़ायदा आप देख रहे हैं? अभिजा जी, देखिए, आर्थिक तौर पे तो पाकिस्तान के लिए फायदा है, क्योंकि जितना ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, उतनी जी, ज्यादा नौकरियां पाकिस्तान में आएंगी, उतना जी, विदेशी निवेश पाकिस्तान में आएगा। बल्कि ये ग्वादर पोर्ट के लिए सऊदी अरेबिया ने 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऐलान किया है कि वो निवेश करेगा पाकिस्तान में। अब इसमें से एक हिस्सा तो सैनिक पर्पस के लिए होगा, जो हमने अब तक उसका जी, जी, वार्तालाप। जी, तो आर्थिक तौर पे तो पाकिस्तान को फायदा होगा, और इस वक्त पाकिस्तान को आर्थिक फायदा चाहिए, क्योंकि हम सारे जानते हैं वो कंगाली की तरफ बढ़ चुका है, उसकी आर्थिक हालत कितनी बुरी है। बल्कि परसों इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने फिर पाकिस्तान को 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया है। और ऑपरेशन सिंदूर के 1 महीने के अंदर तो हम जानते हैं दुनिया की 3 बड़ी अर्थव्यवस्था संगठनों ने पाकिस्तान को 43.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया था। तो पाकिस्तान को पैसा तो चाहिए, पाकिस्तान निवेश तो चाहिए। और अगर सऊदी अरेबिया इतना बड़े पैमाने पे निवेश कर रहा है, तो पाकिस्तान के लिए आर्थिक तौर से तो फायदा है। और सर होर्मुज़ जलडमरू मध्य है, होर्मुज़ स्ट्रेट है, वहाँ पे अगर भविष्य में सैन्य लॉजिस्टिक हब बनता है, भारत के लिए कितनी सुरक्षा चिंता को आप देख रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं? अभिजा जी, देखिए, भारत के लिए तो इस वक्त जो सुरक्षा के नजर से देखें, वाकई चिंताजनक स्थिति तो है। भारत के 8 पड़ोसी मुल्क हैं। 8 में से 2 अब दुश्मन देश निकाल दीजिए, चीन, पाकिस्तान, बचे 6। 6 में जी, से एक छोटा भूटान ही हमारे साथ है, बाकी 5 तो पूरी तरह से चीन की गिरफ्त में है। चाहे श्रीलंका हो, चाहे म्यांमार हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे नेपाल हो, चाहे मालदीव्स हो, ये तो सारे चीन के गिरफ्त में है। बिल्कुल सर। अब भूटान का भी चीन के साथ आज की तारीख में तो कूटनीतिक रिश्ता नहीं है, लेकिन उनकी बातें खत्म हो चुकी है। कभी भी ऐलान हो सकता है, दोनों देशों के बीच में कूटनीतिक रिश्ता स्थापित हो जाएगा। और एक बार ये हुआ तो चीनी निवेश
बहुत बड़े पैमाने में भूटान में भी आना शुरू होगा। खैर वो तो जी, आगे की बात है, लेकिन आज की तारीख में 8 में से 7 तो हमारे साथ नहीं है। अब अगर जी, ये होर्मुज़ में भी ऐसी सैनिक गतिविधियाँ होती हैं और हम ऑलरेडी जानते हैं कि चीन का तो एक सैनिक अड्डा दिजिबोती में है ही है, जो कि बिल्कुल जी, होर्मुज़ के पास में है। तो ये पूरा अगर हम समीकरण देखें, तो जो हम दशकों से सुनते आए थे कि चीन भारत को समुद्री रास्ते से स्ट्रिंग ऑफ पर्ल से घेरना चाहता है, वो प्लानिंग पूरी चीन की साकार होते हुए दिख रही है। तो हमारे लिए तो एक चिंताजनक विषय, बल्कि आज ही मैंने एक लेख लिखा है और जो छपा है, और मैंने लिखा है कि जैसे ताइवान पे अब मुश्किलें बढ़ रही हैं चीन के नज़रिए से, और जिस तरह से अमेरिका ने नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी 2025 जो 4 दिसंबर को इसी साल रिलीज़ की, उसमें बिल्कुल वो इंडो पैसिफिक से भाग गया है। उसने बिल्कुल कहा है कि हमारी चीन और रूस के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, दुनिया अपने-अपने इलाकों में रहे। तो मैंने ये आज के लेख में लिखा है, बहुत ज़रूरी हो जाता है भारत, ताइवान, जापान, फिलीपींस जैसे जो साउथ चाइना सी के देश हैं, इन सबको मिलके एक सैनिक संगठन बनाना चाहिए नाटो के लाइन्स पे। क्योंकि अमेरिका कोई मदद नहीं करेगा, रूस तो वही करेगा जो चीन कहेगा। तो आज 3 में से 2 महाशक्तियाँ तो हमारे साथ नहीं हैं, और चीन का तो हमें पता है क्या उसका तेवर है हमारी तरफ। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है ये जितने देश हैं जो कि चीन के विस्तारवाद से जूझ रहे हैं, इन सबको इकट्ठे आके एक सैनिक संगठन बनाना चाहिए, क्योंकि इतिहास गवाह है जब सैनिक संगठन बनाए, किसी और देश ने सैनिक संगठन के किसी देश पे हमला नहीं किया। और सबसे बड़ा जो उदाहरण है वो है रूस यूक्रेन युद्ध। रूस ने यूक्रेन पे युद्ध किया क्योंकि यूक्रेन नाटो का सदस्य नहीं है, लेकिन रूस ने अब तक नाटो के किसी देश पे हमला नहीं किया। सर जो आप सैन्य गठबंधन की बात कर रहे हैं साउथ चाइना सी के पड़ोसी देशों को, जिसमें कि इंडोनेशिया भी है, मलेशिया भी हो जाता है, ताइवान ऑफ कोर्स उस मतलब चीन के साथ अलग से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, फिलीपींस के साथ हमारे डिफेंस डील भी हो रहे हैं, या फिर जापान के साथ चीन के अलग समस्याएं हैं पूर्वी जापान सागर में। वहाँ पे पिछले हफ्ते रूस ने भी अपने बॉम्बर्स भेजे थे, साउथ कोरिया ने भी अपने फाइटर प्लेन्स को उड़ाए थे। आपको लगता है कि ये देश कोई मिलिट्री समझौता कर सकते हैं, क्योंकि अमेरिका के साथ ऑलरेडी इनका मिलिट्री समझौता है। ऐसे में भारत के लिए कोई गुंजाइश आपको दिख रही है सैन्य समझौता के लिहाज से? अभिजा जी, देखिए, अ, आज की तारीख में बेशक ये संगठन नहीं है, सैनिक संगठन नहीं है, लेकिन अगर हम आने वाले समय में युद्ध के हालात देखें, तो ये सैनिक संगठन बनना बहुत ज़रूरी है। बेशक आज ये सारे देश अलग-अलग हैं, लेकिन ये सारे देशों के साथ अगर बातचीत की जाए और एक सीरियस लेवल पे डिस्कशन हो, जिस तरह से चीन का विस्तारवाद बढ़ रहा है, अमेरिका बिल्कुल इंडो पैसिफिक से दूर हो गया है, रूस की हमें अब कोई मदद की ज़्यादा गुहार नहीं है, ज़्यादा उम्मीद नहीं है, जिस तरह से 1971 में सोवियत संघ ने हमारी मदद की थी। तो ये सारे जी, मद्देनज़र रखते हुए, अगर हम इन देशों से बार-बार बातचीत करें, शायद पहली बार सफल ना हो, दूसरी बार सफल ना हो, बिकॉज़ जैसे-जैसे ये युद्ध के बादल गहरे हो रहे हैं, और 3 फरवरी 2023 को विलियम बर्न्स, जो कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी सीआईए के डायरेक्टर थे, उन्होंने बयान दिया था 2027 में चीन ताइवान पे हमला करेगा। चीन का प्राथमिक सैनिक लक्ष्य है ताइवान, और जी। अगर हमने ताइवान को नहीं बचाया, तो अगले से अगला नंबर हमारा है, और अगला नंबर ये सारे साउथ चाइना सी के देशों का है, क्योंकि दूसरा जो सैनिक लक्ष्य है चीन का, वो है स्पटले आइलैंड्स। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है, जिस तरह से ये पूरी चीज़ें अब सामने आ रही हैं, इन सारे देशों को इकट्ठा आना होगा, क्योंकि अकेले तौर पे तो मैं मानता हूँ कि चाहे जापान हो, फिलीपींस हो, ताइवान हो, ये अकेले तो चीन के साथ जीत नहीं सकते। चीन बहुत जी, विशाल देश बिल्कुल, है अर्थव्यवस्था बिल्कुल। और सैनिक तौर पे। लेकिन अगर हम इकट्ठे आ जाएँ, तो इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। सर मुझे एक चीज़ जानना था कि डिप्लोमेसी के स्तर पे जो भी ये सऊदी अरब का डेवलपमेंट हो रहा है अरब सागर में ग्वादर पोर्ट पे, भारत के डिप्लोमेटिक फ्रंट पे सऊदी अरब को रोकने की कोशिश कर सकता है, और क्या भारत के कहने पे लगता है आपको कि सऊदी अरब मिलिट्री हब बनाने से कम पीछे रहेगा? मतलब ये तो मैं जान रहा हूँ कि डिप्लोमेटिक स्तर पे अगर बातचीत होती भी है, सऊदी अरब या सीधे तौर पे डिनाई करेगा कि उसका कोई सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का कोई इरादा नहीं है। आप इन परिस्थितियों के बात के लिए सऊदी को कैसे कन्विंस किया जाए? इस चीज़ को कैसे देख रहे हैं आप? अभिजा जी, देखिए, सऊदी अरेबिया ने तो 17 सितंबर को पाकिस्तान के साथ रक्षा समझौता हस्ताक्षर करके, जो भी हमारे डिप्लोमेटिक जो हमारे तरीके थे, उसको तो सऊदी अरेबिया ने एक तरह से नकार दिया है। वो तो जी, समझौता हस्ताक्षर हो गया पाकिस्तान और सऊदी के बीच में।
अब बात बची ग्वादर पोर्ट पे जो ये सारी कार्रवाई हो रही है। अगर हम बोलेंगे भी आपने सही कहा सऊदी अरेबिया ऊपर से कहेगा जी हमारा तो कोई सैनिक लक्ष्य है नहीं। लेकिन जैसे मैंने प्रोग्राम के शुरू में बताया, चाहे चीन हो चाहे कोई भी देश हो, कोई नहीं मानता कि हमारा सैनिक लक्ष्य है। ये तो सिर्फ हालात और वक्त बताता है कि कैसे सैनिक लक्ष्य आस्ता-आस्ता उभरते हैं। और हम जानते हैं जिस तरह से चीन पाकिस्तान का सैनिक समझौता चीन सऊदी का सैनिक समझौता है, जिस तरह से सऊदी चीन के बिल्कुल गिरफ्त में है। तो ये जो चीज़ें ये साफ तौर पे दिख रही हैं कि इस चीज़ के सैनिक लक्ष्य और जिस चीज़ के सैनिक लक्ष्य हों, उसका एक ही जवाब होता है, अपने आप को सैनिक तौर पे तैयार करना। जी। हमारी आपके सर पिछली बार जो बातचीत हुई थी चाइना को लेकर के, तो आपने उस वक़्त भी 2030 का ज़िक्र किया था। आपने कहा था कि जो 2027 में ताइवान पे हमला करेगा चीन, ताइवान को मेनलैंड चाइना से मिलाने की कोशिश करेगा और फिर 2030 के बाद भारत के लिए खतरा हो सकता है, एक युद्ध हो सकता है, आपने कहा था। आप सर उस चीज़ पे कायम हैं और जो ये डेवलपमेंट हो रहा है, इस चीज़ को आप उसी से कनेक्ट कर रहे हैं। यानी सऊदी अरब का इसमें मतलब जो अरब सागर में उसका अपना सैन्य लक्ष्य भले ना हो, लेकिन वो चीन के इशारे पे नाच रहा है। सर आप इस चीज़ को इसी तरह से समझ रहे हैं? अभिजा जी, मैंने जो आपके पिछले इंटरव्यू में कहा था, जो कि बड़ा एप्रिशिएट हुआ था, मैं जी, अभी भी जो मैंने एक-एक शब्द तब कहा, मैं बिल्कुल उस पे कायम हूँ। बल्कि तो मैं मेरे अब जो संकल्प हो रहा है, वो तो और गहरा हो रहा है क्योंकि अब जैसे-जैसे तथ्य सामने आ रहे हैं, सारे वही पॉइंट करें जो मैं इतने सालों से बोलता आया हूँ। मैंने 31 अगस्त को इसी साल लेख लिखा था कि एक G3 अनऑफिशियल संगठन बन चुका है रूस, चीन और अमेरिका के बीच, जहाँ पे ये तीनों महाशक्तियाँ एक-दूसरे के बीच में हस्तक्षेप नहीं करेंगी। मैंने 31 अगस्त को लेख लिखा था अभिजा जी और 4 दिसंबर को इस साल कुछ दिन पहले जब अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी 2025 सार्वजनिक हुई है, उसमें वही चीजें लिखी हैं जो जो मैंने कहा था 5 महीने पहले। ये जो 2030 का मैं कह रहा हूँ 2030 के बाद कभी भी चीन, पाकिस्तान, भारत पे टू फ्रंट वॉर करेगा, ये बहुत तथ्य हैं और मैं दर्शकों को 3 बड़े बिंदु बताना चाहूँगा क्यों मैं ये 2030 का मैं एक टाइमलाइन बार-बार कई शो में बात करता हूँ। जी, 2030 में 4 बड़ी चीजें होनी है। पहला, आज जब हम बात करें तो चीन के 6 नौसैनिक डॉकयार्ड्स में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, 15 परमाणु पनडुब्बियां, 200 युद्धपोत का निर्माण दिन-रात चल रहा है और ये 2030 तक कंप्लीट होने हैं। दूसरा बिंदु, चीन ने इसी साल 19 जुलाई को मेडॉक डैम का निर्माण शुरू किया जो कि अरुणाचल बॉर्डर से महज 30 किलोमीटर की दूरी पे है और जी, इस डैम का जो कंप्लीशन है वो 2030 में है। इसी साल 19 अगस्त को चीन ने जिंजियांग तिब्बत रेलवे लाइन का निर्माण शुरू किया जिसकी कंप्लीशन 2030 है। और चौथा बिंदु, जो सीपेक प्रोजेक्ट है जिसमें कई चीजें हैं, इन सारों का कंप्लीशन 2030 में है जो पाकिस्तान में हो रहे हैं। उसमें से एक है ये ग्वादर और जिंजियांग का रोड, बाकी कई चीजें भी है। ये 4 बड़े बिंदु साफ दिखाते हैं 2030 का महत्व क्या है। 2030 का महत्व यही है कि उसके बाद कभी भी चीन और पाकिस्तान मिलकर टू फ्रंट वॉर करेंगे। ओके मतलब भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा कंसर्निंग हो सकता है अगर आपकी बात को माने तो। सर तो फिर भारत के पास ऑप्शन क्या बचता है? मिलिट्री तैयारी ही एकमात्र ऑप्शन बचता है कि अपने आप को मिलिट्री के तौर पर मजबूत करिए, डिप्लोमेसी जो चल रहा है दुनिया में उससे ज़्यादा कुछ हासिल होने वाला नहीं है। जिस तरह का डेवलपमेंट आप 4 पॉइंट बताए हैं और पिछली बार ही हमारी आपसे बात हुई थी तो आपने भी यही कहा था कि ठीक है, यानी मतलब कुल मिलाकर कहा जाता है कि मिलिट्री फ्रंट पे अपने आप को मजबूत करिए। आपने 5 साल का एक टाइमलाइन का ज़िक्र किया था कि भारत के पास 5 साल का वक़्त है, 5 साल वक़्त का कम नहीं होता है। अपने आप को मजबूत कर लीजिए ताकि कोई दुस्साहस करने का साहस नहीं कर सके। अभिजा जी 471 बीसी में थुसाइडस, जो कि एक प्रसिद्ध ग्रीक विचारधारक थे, उन्होंने कहा था जो शक्तिशाली होता है वो वही करता है जो वो चाहता है, कमजोर देखते रहते हैं। जी, ये बयान तब भी उतना सही सटीक था, आज के आधुनिक युग में भी उतना ही सही और सटीक है। जी, डिप्लोमेसी अपनी जगह ठीक है, लेकिन डिप्लोमेसी उसके साथ चलती है जो कि युद्ध नहीं करना चाहता हो या जिसका जो असमंजस में हो कि करूं या नहीं। चीन पाकिस्तान ने तो संकल्प कर लिया, उन्होंने युद्ध करना ही करना है। चाहे भारत पे हो या चीन का पहला युद्ध ताइवान पे हो, उन्होंने तो संकल्प कर लिया, तो उनके साथ तो अब कूटनीति कुछ ज्यादा चलेगी नहीं। दो ही चीजें चलेगी, हमारी अर्थशक्ति, हमारी सैनिक शक्ति। और इस पे हम काम भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं। अभी
हाल में ही भारतीय सेना ने ऐलान किया कि हम बूट टू बाइट्स की हम नई पॉलिसी लेके आए हैं। हमने देखा है कि कैसे भारतीय सेना ने रुद्र ब्रिगेड, भैरव बटालियंस को रेज़ किया है। हमने देखा है किस तरह से हमारे युद्ध पोत का निर्माण अलग-अलग हमारे डॉकयार्ड्स में चल रहा है। हम भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने पिछले शो में भी कहा, इस शो में भी मैं कहूँगा, हमारे पास 5 साल का समय है। आज की तारीख में चीन हमसे 30 साल आगे है सैनिक तैयारी में। अगर जी, पाकिस्तान का पलड़ा भी जोड़ा जाए, तो पलड़ा और भारी हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तान की सेना एक व्यावसायिक सैनिक प्रोफेशनल आर्मी है। तो हमारे पास 5 साल का समय, 5 साल का समय बहुत होता है और दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि 4 साल में 1933 से 1937 में 4 साल में हिटलर ने, जब जर्मनी पे इतने प्रतिबंध थे पहले विश्व युद्ध के बाद, 4 साल में हिटलर ने अपनी थल सेना को बड़ा किया, नौसेना को बड़ा किया, वायु सेना को बिल्कुल ज़ीरो से खड़ा किया और जर्मनी को युद्ध के लिए तैयार किया। हिटलर का एग्ज़ाम्पल मैं उस सेंस में नहीं दे रहा हूँ, मैं जी। सिर्फ इस सेंस में दे रहा हूँ कि 4 साल में अगर हिटलर कर सका, तो ये 4 या 5 साल का समय कम नहीं होता है। अगर इसे प्रॉपर्ली प्लान किया जाए, एग्ज़ीक्यूट किया जाए, 5 साल का समय बहुत होता है। सर, मैं आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहूँगा, आपने मिलिट्री फ्रंट का ज़िक्र किया है, तो मिलिट्री सवाल एक ज़रूरी हो जाता है कि मान लीजिए ग्वादर में जैसे चीन ऑफ कोर्स हम मानते हैं कि वो एक मिलिट्री पोर्ट का संचालन कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है, नेवल पोर्ट जिसको हम कहें। अगर यहाँ से मिसाइलें उड़ती हैं या फिर ड्रोन ऑपरेशंस होते हैं, तो भारत इसको कैसे काउंटर कर सकता है? भारत के चैलेंजेस क्या हो सकते हैं? इस चीज़ को थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करें। अभिजा जी, भारत के पास एयर डिफेंस सिस्टम है, जहाँ पे कई हमारे अलग-अलग पहलू हैं एयर डिफेंस के और हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर में कितना अच्छा हमने प्रदर्शन दिया जब पाकिस्तान की ताबड़तोड़ मिसाइलें और ड्रोन आ रही थी। अट 88 घंटे के युद्ध में ऑपरेशन सिंदूर में भारत का एयर डिफेंस सिस्टम इतना सक्षम और सार्थक रहा कि एक भी मिसाइल हमारे किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट नहीं कर पाई। जी। बल्कि 9 मई रात को मध्य रात्रि जब पाकिस्तान ने एक मिसाइल दागी दिल्ली के ऊपर, हमने उसे हिसार के ऊपर गिरा दिया नीचे। यानी कहने का मतलब है कि हमारे यहाँ भी तैयारियां बहुत हैं और इसका एक ट्रेलर हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ पाकिस्तान के साथ युद्ध था। जो मैं 2030 की बात करूं, वो टू फ्रंट वॉर होगी। जिस तरह से बांग्लादेश हमारे खिलाफ हो रहा है, हमें थ्री फ्रंट के लिए तैयार होना पड़ेगा। जो हाफ फ्रंट की हम बार-बार बात करते हैं, वो तो है ही है। तो भारत को 3.5 फ्रंट के लिए तैयार होना होगा, चाहे बांग्लादेश सैनिक तौर पे हिस्सा ले ना ले, चाहे सऊदी अरेबिया ग्वादर को सैनिक तौर पे भारत के खिलाफ इस्तेमाल करे ना करे, लेकिन हमें प्लानिंग तो करनी होगी कि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का एक रक्षा सौदा है। हमें ये प्लानिंग तो करनी होगी कि बांग्लादेश से भी कुछ मोर्चे खोले जा सकते हैं, बेशक खोले ना जाएं। तो ये सारी चीजें हमारे लिए एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, लेकिन जैसे मैं बार-बार कहता हूं, 5 साल का समय बहुत होता है अगर हम उसे टैकल करें। थैंक यू सोडी सर, हमसे बात करने के लिए। इतना वैल्यूएबल जानकारी आपसे बात करने में मज़ा इसलिए आता है कि आप काफ़ी ज़्यादा इतिहास, भूगोल और भविष्य तीनों को समेट करके अपनी बात रखते हैं और चीज़ों को समझाते हैं। थैंक यू वेरी मच, फिर से एक बार हमसे बात करने के लिए। काफ़ी कम समय में आप इस बातचीत के लिए तैयार हुए। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद अभिजात जी।